श्री दिग्विजय सिंह। माननीय, आज गृह मंत्रालय पर चर्चा जब हो रही है तो अच्छा तो तब लगता मुझे जब माननीय राजनाथ सिंह जी यहां मौजूद होते। जी, भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश के पहले गृह मंत्री जी को अपना एक आदर्श माना है और आदर्श के लायक थे भी, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से संघ की विचारधारा को समझा था और उस पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, पूरी गृह मंत्रालय के अधिकार उनके पास थे। लेकिन धीरे धीरे अधिकार गृह मंत्रालय के कम होते चले गए। सीबीआई हटा लिया गया, आईबी चीफ प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करने लगा और एनएसए का गठन अटल जी के समय करके, चाहे वो अटल जी ने अपने राजनीतिक तरीके से सोचा हो किसी के पर काटने के लिए, लेकिन एनएसए के गठन के बाद सिक्योरिटी के सारे मसले प्रधानमंत्री कार्यालय में समावेश हो गए। माननीय, सरकार और सत्ता इकबाल से चलती है और वह इकबाल उस समय राजनाथ सिंह जी का कम हो गया जिस दिन माननीय गृह मंत्री जी को निज सचिव अपॉइंट करने का अधिकार छिन गया। और तो और माननीय सभापति जी, उस समय और जख्म में नमक लगा दिया गया जब दूसरा प्रधानमंत्री सचिवालय से ये घोषणा हुई कि अब माननीय गृह मंत्री जी के फला फला निज सचिव रहेंगे। माननीय, इसी के साथ साथ एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट की प्रक्रिया रहा करती थी। डीओपीटी के सेक्रेटरी डीओपीटी मिनिस्टर को भेजते थे फाइल और डीओपीटी के मंत्री गृह मंत्री जी को भेजते थे और गृह मंत्री जी कैबिनेट सचिव को भेजते थे और कैबिनेट सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजते थे। यह प्रक्रिया रही है। मोदी जी के आने के बाद उस प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ और डीओपीटी के मिनिस्टर को उससे अलग कर दिया गया। और यही नहीं माननीय, उसके बाद एक और परिवर्तन किया। डीओपीटी सीधे फाइल अब भेजते हैं कैबिनेट सचिव के पास और कैबिनेट सचिव के पास जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाती है और सूचनार्थ माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंच जाती है कि फला व्यक्ति का फला जगह अपॉइंटमेंट हो गया। माननीय, गृह मंत्री जी की औकात इस सरकार ने बता दी। यही नहीं है, चर्चाएं हैं, मैं नहीं जानता कहां तक सही है, कि दिल्ली पुलिस के थानेदार और एसीपी और डीसीपी की नियुक्तियां भी अब प्रधानमंत्री कार्यालय से आप, ठीक है, गृह मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे थावर चंद जी? मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री सचिवालय और बाकी सब। माननीय, किसी भी माननीय मंत्री जी को कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जिसका उल्लेख अभी माननीय हमारे
प्रोफेसर साहब ने किया, अश्विनी जी ने किया। जब हम लोगों ने ये पढ़ा कि नितिन गडकरी जी का फोन बगिंग हो रही है, उसी के साथ साथ अन्य मंत्रियों की बगिंग भी हो रही है, तो ये चिंता का विषय है माननीय, क्योंकि ऐसे लोग अब सरकार में पहुंच गए हैं जिनके ऊपर प्रथम दृष्टया इस प्रकार के आरोप हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गृह मंत्रालय उनके पास था और वहां एक महिला की फोन टैपिंग हुई है। स्वयं उन्होंने कमीशन बैठाया है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन हुआ है, आईटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है। वो अब प्रधानमंत्री हैं। उसी सरकार में एक राज्य मंत्री भी हैं जिन्होंने सेना में टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन का गठन किया था। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि तत्कालीन गुजरात के एक आईजी साहब ने बयान दिया था 2003 में कि तत्कालीन गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री गृह गुजरात के, उनके टेलीफोन बगिंग का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था, उनकी हत्या कर दी गई बाद में। यही नहीं है, गुजरात के डीजीपी पाठक साहब ने 2012 में यह बयान दिया था कि लगभग 97,000 फोन टैपिंग के उदाहरण गुजरात के हैं, जिसमें जजेस भी शामिल हैं। राजनेताओं की तो होती ही होगी। मैं इस बारे में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वयं तत्कालीन रक्षा मंत्री जी ने अपने बयान में कहा था कि टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन के गठन की सूचना के बाद, मैं कोट करता हूं, द इंक्वायरी वॉज conducted on the request of the Home Ministry, which is auditing phone tapping equipment imported by various stakeholders, not only for army, but was taken all over India by many people. यह गंभीर विषय है माननीय, क्योंकि आज कई ऐसी कंपनियां हैं और इक्विपमेंट अब केवल लैपटॉप पे आ रहा है, किसी का भी फोन टैप हो सकता है। अगर केंद्र सरकार की प्राइवेसी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही, उस पर आप वेबसाइट पर चले जाइए तो आपको इस बात के उदाहरण मिलेंगे कि हजारों इस प्रकार की मशीनें इंपोर्ट हुई हैं और आज किसी का भी फोन कभी भी टैप हो सकता है। स्वयं सेना ने भी, रक्षा मंत्रालय ने 8 इस प्रकार के ऑफ एयर इंटरसेप्टर्स इंपोर्ट किए थे। सेना को डिस्टर्ब जोन्स में तो फोन टैपिंग के अधिकार हैं, लेकिन इस डिवीजन से दिल्ली के फोन टैपिंग भी हो रहे थे। और माननीय, एक मेरा भी फोन था उस समय 2010 में, जब इसी आर्मी के डिवीजन ने फोन टैप किया था, ऑन रिकॉर्ड है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है माननीय, अरे मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता मंत्रियों की भी है कि उन मंत्रियों के फोन अगर टैप हो रहे हैं तो एक अविश्वास की परिस्थिति बनी हुई है इस पूरी सरकार में। इसी के साथ साथ माननीय, अगर गृह मंत्रालय ने इसका ऑडिट किया है, आपकी सरकार को आपसे ही डर था क्या? जी, माननीय चेयर, माननीय मेरे सख्त आपत्ति है, मुझे सख्त आपत्ति है और मैं चेयरमैन साहब से शिकायत करूंगा कि चेयर ने इस प्रकार की आप टिप्पणी इस पर बैठकर, मैं तो मजाक भी कर सकता हूं ना आपसे। मजाक आप घर में बैठ के करेंगे, आपसे बाहर बैठ के करेंगे, रिश्ता है, लेकिन चेयर पर बैठकर आपकी ये टिप्पणी मुझे घोर आपत्ति है। मजाक करने में भी आपको तकलीफ हो गई है। चेयर को मजाक करने का अधिकार नहीं है और इस प्रकार की टिप्पणी, पार्टीजन टिप्पणी करने का अधिकार। आई एम सॉरी अगर यही बात है तो मैं तो आपसे थोड़ी सी, क्योंकि यू नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये मजाक आप बाहर करते तो हम लोग चाय पीते साथ में। माननीय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये भी एक हम जानना चाहते हैं गृह मंत्रालय से कि अगर इस ऑडिट रिपोर्ट में यह बात आई है, मेरी जानकारी है, कहां तक सही है मैं नहीं जानता,
कि जो 8 मशीनें इंपोर्ट की गई थी रक्षा मंत्रालय ने, वो 2 मशीनें कॉरपोरेट सेक्टर को बेची गई हैं, नीलाम की गई हैं, और उसका रिकॉर्ड इसलिए नहीं है कि सारी जो लेन देन हुआ है वो एसएस फंड्स के माध्यम से हुआ है, और उस एसएस फंड्स में डिफेंस सेक्रेटरी के आज तक हस्ताक्षर नहीं है। माननीय, ये चिंता का विषय हम सबके सामने है, जिस पर कि गृह मंत्रालय जी, मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। माननीय, सबसे बड़ा आज खतरा इस देश में आतंकवाद का है। आतंकवाद कहां से जन्म लेता है? ये घोर सांप्रदायिक विचारधारा ही आतंकवाद को जन्म देती है। कांग्रेस पार्टी ने इन सांप्रदायिक शक्तियों से हमेशा लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है, इसी प्रकार मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। आजादी के पहले जहां हिंदू महासभा और आरएसएस के खिलाफ हम लड़ते थे, तो मुस्लिम लीग के खिलाफ भी हम लोग लड़ते थे। और मैं कहना चाहता हूं, माननीय साइलेंस प्लीज। प्रभात झा जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं उनको तब से जानता हूं जब माननीय मुझसे आई एम नॉट यील्डिंग, मैं कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैं पहला मुख्यमंत्री था इस देश में जिसने जहां एक तरफ बजरंग दल, दूसरी तरफ सिमी के खिलाफ बैन करने के लिए गृह मंत्री केंद्र सरकार को मैंने अनुरोध किया था, क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि सांप्रदायिक शक्तियां चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, ये सब देश के लिए अहित है। इस विचारधारा से हमारी लड़ाई है। मैं तो आज भी इस बात को कहता हूं, इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वहाबी विचारधारा और तालिबान विचारधारा आज इस विश्व के शांति के लिए खतरा है। लेकिन उसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूं, उतना ही खतरा हमें इस संघ की विचारधारा से भी है, जो इस देश में अशांति फैला रही है। अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, और मैं इस बात को कहता हूं माननीय, कि पूरे देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है, पैम्फलेट्स के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, आई एम नॉट ईल्डिंग, पुस्तकों के माध्यम से, जिसमें कि आप थोड़े से सही साइलेंस प्लीज। माननीय, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब आप लोग विराज जाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग विराज जाइए। चेयर इज ऑन। आप लोग विराज। मैं विराज जी, आपका माननीय, ये एक ऐसा संगठन है जो कि रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, जिसकी मेंबरशिप नहीं है, उसमें इनको क्या आपत्ति है? माननीय, अविनाशी विराजिए। अविनाशी, the chair is on its seat. माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब चेयर खड़े होते हैं तो आप लोगों को बैठने के लिए, आप लोग, मैं उनको भी कहूंगा, माननीय विराज। माननीय, इस प्रदेश में जो सांप्रदायिक विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए पैम्फलेट छापे जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, जिनमें पब्लिशिंग की हाउस के नाम नहीं है। मैं उदाहरण के लिए आपको ये 2 बात देना चाहता हूं। ये कंधमाल के विषय पर 2 किताबें हैं। एक किताब है जिसका नाम है हार्वेस्ट ऑफ होप, कंधमाल इन क्रॉसफायर, उसके लेखक का नाम है माइकल पार्कर। इसी प्रकार की दूसरी किताब वर्ड टू वर्ड, उड़ीसा इन द क्रॉसफायर कंधमाल बर्निंग बाय ब्रैनन पार्कर, ये माइकल से हटकर ब्रैनन हो गए। और साथ में माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस इंडिया फाउंडेशन ने इस किताब को छपाया है, जो पता दिया है, वो द्वारका पर हमने जाके पता लगाया, उसमें एक निजी व्यक्ति फ्लैट में रहता है, इंडिया फाउंडेशन का वहां दफ्तर नहीं है। और इंडिया फाउंडेशन पर हमने नेट पे जाकर देखा, उस इंडिया फाउंडेशन में
धन्यवाद है माननीय गृह मंत्री जी ने यहाँ पधारे। माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मेरा प्रभात जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नेट पर इंडिया फाउंडेशन नहीं है, मैं चुनौती देता हूं। और दूसरा ये भी कहता हूं, इस किताब का फॉरवर्ड हमारी माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी ने लिखा। आपका टाइम नहीं, ऐसा नहीं है आपके माननीय, मेरा डिस्टर्ब ये लोग करते, मेरे को अभी बोलने का समय दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं का समय दिया जी, तो वो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं पार्टी के कि इस पर हमें रोक लगाने की आवश्यकता है, इस पर भी जांच कराने की आवश्यकता है। यदि आपने इस विचारधारा के लोगों की किताबों को ऐसे बंटने का इजाजत दे दी तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर और तेजी से फैलेगा। थैंक यू। तो नहीं 15 मिनट आपकी पार्टी नहीं दिया। नो प्लीज, आई एम नॉट। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, भाई इन्होंने 10 मिनट इन्होंने बिगाड़ दिए। वो तो आप ही ने शुरुआत की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखेंगे, प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा है, पुणे में, मुजफ्फरनगर में जितने भी ये प्रकरण हैं, इसके अंदर इस प्रकार के सोशल मीडिया पर आपसे अनुरोध है गृह मंत्री जी कि इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। फेक आइडेंटिटी बनाकर हर कोई कुछ लिख सकता है। इस पर आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। टाइम और लेंगे? नो प्लीज, देयर आर 2-3 पॉइंट्स। माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं टेरर केसेस के बारे में। टेरर केसेस को फास्ट ट्रैक में डालना आवश्यक है, लेकिन अजमेर ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के अंदर जिस व्यक्ति का एफआईआर में नाम दर्ज है, वो आज बयान देता है कि हिंदू आतंकवाद के केसेस में उनको तो बेल कर दिया जाए लेकिन मुसलमानों को नहीं की जाए। इस प्रकार की विचारधारा ही इस देश के लिए खतरा बनी हुई है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं माननीय, फॉल्स इनकाउंटर्स हुए और आज इस देश में जिन लोगों के चार्जशीट लगी है उसमें इस बात को देखना आवश्यक है कि चाहे किसी प्रकार हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनके केसेस पे तत्काल निराकरण होना चाहिए। मैं अनुरोध ये भी करना चाहता हूं, गुड गवर्नेंस की बात हमारे अनिल दवे साहब बात करते रहे हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस क्या का मतलब क्या ये है कि गुजरात के अंदर 50,000 कांस्टेबल्स की पद खाली हैं। क्या गुड गवर्नेंस ये है कि वहां के कांस्टेबल्स को और थानेदारों को कॉन्ट्रैक्ट जॉब दिया जाता है 5 साल के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ कहावत है, सुन लीजिए, कहावत है, बुंदेलखंड में कहावत है, 100 के 70 दे दो और नाम दरोगा धर दो। बात गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। क्या गुड गवर्नेंस ये है कि 50 से ज्यादा पुलिस अफसर गुजरात सरकार के जेल में बंद है? क्या गुड गवर्नेंस ये है कि थानेदारों को आप कॉन्ट्रैक्ट इसका जवाब मिल जाएगा ना? आप लोग को जब मौका मिलेगा जवाब देंगे, पर आपका जब मिलेगा जब। मैं 2 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्लीज विराज, चेयर इज ऑन इट्स फीट, प्लीज। आप चेयर इज ऑन इट्स फीट। माननीय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आर्म्स लाइसेंस के अंदर हमारी आपत्ति इस बात की है, हमारी पूर्व के माननीय गृह मंत्री जी ने आर्म्स एक्ट के जो गाइडलाइंस थे उसके विपरीत निर्णय ले लिया, जिसकी वजह से काफी दिक्कत पूरे देश में जो आर्म्स लाइसेंसधारी हैं उनको परेशानी हो रही है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने यूनानिमसली उन गाइडलाइंस को विड्रॉ करने के निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें। यदि ड्राइविंग लाइसेंस का लाइफ टाइम का आप लाइसेंस दे सकते हैं तो आर्म्स लाइसेंस का भी आप लाइफ टाइम का दे सकते हैं। ये अभी किया या पहले किया था? आप थोड़ा सा समझा दें तो। जी, तो मैं आपसे अनुरोध कर, आपके हित की बात भी कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पहले किया या बाद में किया? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर किसी जी, ये सरकार ने किया या नहीं, पूर्व सरकार, मैंने कहा पूर्व सरकार, बिल्कुल आपके हित की बात कर रहा हूं कि पूर्व सरकार के, मेरे तो हित की नहीं, सबकी हित की बात करिए आप। इसलिए क्योंकि इलीगल आर्म्स जो हैं उनसे ही अपराध होते हैं। 95% क्राइम जो है इलीगल आर्म्स के माध्यम से होते हैं, इसलिए आप उस पर पुनर्विचार करें। नक्सल की व्यवस्था के बारे में माननीय गृह मंत्री जी के उसके टिप्पणी पर मुझे आपत्ति इस बात की है,
उन्होंने अपने बयान में कह दिया था, अपने उत्तर में कह दिया था कि जीरन घाटी के अंदर जब घटना हुई तो कांग्रेस के नेताओं को कह दिया था कि आप मार्ग बदल दीजिए। ये और भी गंभीर विषय हो जाता है माननीय कि अगर आज की सरकार ने वहां पर अगर मार्ग बदलने का उन्होंने निर्णय नहीं उनको नहीं कहा और उसके बाद ये घटना हुई है तो इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार इसमें कटघरे में खड़ी होती है। मैं आपसे आखिरी में अनुरोध करना चाहता हूं माननीय, हम लोग हमारी सहानुभूति माननीय गृह मंत्री जी के साथ है। ये सब बोलने के बाद में अब आपने ईश्वर से यही प्रार्थना है इनका पुरुषार्थ, इनका शत्रुत्व जागृत हो, यही मैं उनसे कामना करता हूं। धन्यवाद।